आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु 1857 के ऊपर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, कहाँ कहाँ फैला, इसके परिणाम क्या थे, इसमें प्रमुख नेता कौन से भाग लिए, इसमें कौन कौन से अंग्रेज सेनापतियों ने वीरतापूर्वक अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। अब इसके तहत हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हमको इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है कि 1857 का विद्रोह की प्रवृत्ति और या इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी जानकारियाँ हैं, उसके विषय में हम लोग अब चर्चा करेंगे। पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उससे हमें समग्र जानकारी मिलती है। जैसे कि पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर महोदय ने लिखा था, बी.डी. सावरकर इनका नाम था। इन्होंने इसे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से लिखा और उसका जबरदस्त वर्णन किया। 1857 एक किताब आई और 1857 S.N. सेन लेखक का नाम है। ये पहले सरकारी लेखक थे जिन्होंने इसके ऊपर पुस्तक लिखी। इसके बाद सर सैयद अहमद खान का नाम आता है, जिन्होंने असबाब-ए-बगावत हिंद की पुस्तक लिखी। यह पुस्तक लिखने का उनका कारण ये था कि वे अंग्रेज़ों के मन में जो मुसलमानों के प्रति विद्वेष की भावना आ गई थी, उसके बाद उसको वे समाप्त करना चाहते हैं। उस दृष्टिकोण से उन्होंने उस पुस्तक को रचा था। अब द ग्रेट रिबेलियन एक पुस्तक का नाम है, जिसको कि अशोक मेहता ने लिखा था। देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी परिस्थितियां बनी कि 1857 का विद्रोह हो गया। 23 जून 1757 ये पलासी का समय है और अक्टूबर 1764 यह बक्सर है। बक्सर युद्ध होने के बाद अंग्रेज भारत में अजेय हो गए थे। इसके बाद भारत को विजय प्राप्त करने में बहुत से इनके नीतियाँ, प्रयोग, जो कि भारतीयों को गर्त से गर्त में लाने के प्रयास किए, चाहे वो कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त हो, चाहे लॉर्ड वेलेस्ली का सिद्धांत हो, फूट डालो शासन करो, फिर लॉर्ड डलहौजी का नीतियाँ, ये सारे मिलके भारत को इस स्थिति में ला दी थी कि अब विद्रोह छोड़ के कोई दूसरा उपाय था नहीं। अब इसके कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे, इन्हीं सब तथ्यों को लेकर। 1857 का विद्रोह कई कारणों का परिणाम था। सबसे पहला कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर कोई पूछे तो यही बताया जाएगा कि आर्थिक शोषण भारत का इतना जबरदस्त हो रहा था कि भारत में अब कुछ बचा नहीं था। भारत में कोई भी सुरक्षित नहीं था, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दस्तकार हो, चाहे कोई भी हो। राजा महाराजा को तो बातें छोड़ दीजिए, जमींदार तो बर्बाद ही हो गए थे। कॉर्नवालिस की जो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी और सूर्यास्त का नियम था, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ बंगाल में कॉर्नवालिस के द्वारा, और 94 में सूर्यास्त नियम लग गया। अब इसके बाद कोई भी जमींदार अस्थायी नहीं था। जब तक सरकारी खजाना भरो तब तक रहो, जमींदार बर्बाद। किसानों की स्थिति ये थी कि मद्रास डिवीजन में रेतबाड़ी व्यवस्था थी, पंजाब क्षेत्र में मालबाड़ी व्यवस्था थी। जिस मुनरों ने कहा था कि मद्रास में बहुत लाभदायक होगा मालबाड़ी व्यवस्था, वहाँ पे किसानों की स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही थी। बंगाल डिवीजन की तो बात ही दूसरी है। यहाँ पे तो कॉर्नवालिस
और कितने लोग इसके विषय में बाद में कहने लगे कि चर्चा करिए। खैर, दस्तकारों की स्थिति ये थी कि दस्तकारी व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी। अस्थायी काम यहाँ मिलता नहीं था, नौकरी पेशा था नहीं, विदेश से सामान आता था और बनी बनाई वस्तुएं यहाँ बिकती थी। यानी आर्थिक दशा बिल्कुल चौपट हो गई थी। सामाजिक दशा तो इतनी बुरी थी कि एक अंग्रेज भारतीयों को गुलाम से बेहतर कुछ नहीं समझता था। अंग्रेजी पत्रिकाओं में भारतीयों की चित्रण बहुत गंदे तरीके से बनमानुस के रूप में किया जाता था। भारतीयों के किसी भी सामाजिक कार्यों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और उसमें हस्तक्षेप भी किया जाता था। सैनिकरण इसका ये था कि सैनिक किसान घर से आए हुए थे और कोई भी सैनिक जो था वो हवलदार से ऊपर उठ नहीं सकता था। उसको वेतन जो मिलता था बहुत खराब मिलता था, भरण पोषण मुश्किल था। उसको कितना हो भी सेवा कर ले, एक अंग्रेज नौसिखिए सिपाही से ज़्यादा वेतन उसको प्राप्त नहीं हो सकता था रिटायरमेंट के समय भी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, धार्मिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ये तत्कालिक कारण था। लेकिन सिर्फ धार्मिक कारण से नहीं। खैर, 1857 के विद्रोह में धार्मिक कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1856 के दिसंबर में एक नया राइफल आया जो प्रयुक्त होता था। उसमें जो कारतूस प्रयुक्त होता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होने का अफवाह उड़ गया। इसको लेकर जो है बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री डिवीजन के सिपाही मंगल पांडे ने अपने सेनापति, सेना के बड़े अधिकारी बाघ की हत्या कर दी, बगावत कर दिया। ध्यान देने योग्य है कि ये विद्रोह जो था सिर्फ मंगल पांडे का था, इसमें इनके सहयोगियों ने किसी प्रकार का इनको सहयोग नहीं दिया। ये इंडिविजुअल केवल मंगल पांडे का था, ये बलिया के रहने वाले थे। अब ये बगावत की आग लग चुकी थी और 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक छावनी में 20 NI और 3 LC डिवीजन मेरठ से जिस विद्रोह की शुरुआत हुई 10 मई 1857, अगले सुबह ये लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली क्यों गए? दिल्ली जाने का कारण भी था क्योंकि वहाँ पे मुग़ल बादशाह अकबर के वंशज बहादुर शाह जफर शासन कर रहे थे और पूरे हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात थी उस समय कि इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर करें। न चाहते हुए भी बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को लेकर विद्रोह पे आमदा हुई। बरेली में खान बहादुर खान एक उच्च कोटि का बहादुर व्यक्ति नेतृत्व संभाला था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह जमींदार थे, उन्होंने संभाला। झांसी में लक्ष्मीबाई ने अपना विद्रोह का झंडा उठाया। बनारस में जन्मी हुई लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था कि जिहाद का नारा लगाया था और कहा था कि इनको हिंदुस्तान से बाहर करना है। इसके लिए इनके ऊपर 50,000 का इनाम अंग्रेजी शासन ने रख दिया था। अब बेगम हजरत महल लखनऊ में क्यों विद्रोही थी? ये सारे के सारे पीड़ित थे,
राजे या जमींदार अंग्रेजी शासन के, बहादुर शाह जफर को कहा गया था कि आप इसको छोड़ के चले जाइए, कुतुब मीनार लाल किला छोड़ के, आपका बादशाहत खत्म करने जा रहे हैं हम लोग, लॉर्ड डलहौजी ने कहा। लॉर्ड डलहौजी बहुत इस विद्रोह का बहुत बड़ा कारण बन गया, चूंकि उसका जो व्यापकता का सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत 7 राज्यों को हस्तगत किया गया था, अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया था। प्रथम राज्य था सतारा, फिर इस प्रकार सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, ऐसे 7 राज्य थे। सतारा के साथ साथ ये सारे राज्य बिना उत्तराधिकार के होने के कारण इनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। अब लखनऊ को क्यों, लखनऊ तो एक बफर स्टेट था जिसको कि कुशासन के बल पर कुशासन का आरोप लगाते हुए इसको मिला लिया गया। कानपुर में नाना साहब रहते थे, नाना साहब थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। इनको कहा गया था कि आपको जो आपके बाप को जो पेंशन दी जाती थी आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये पेंशन जो थी पेशवा को व्यक्तिगत दी जाती थी, न कि आपको, वंशानुगत नहीं है। 18 लाख का पेंशन बंद। रघु बापू लंदन तक गए थे इसके लिए, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। बरेली में खान बहादुर खान, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, चर्चा हो चुकी है। अब बात ये हो रही है कि इस विद्रोह का फैलाव मुख्य रूप से उत्तर भारत में था। दक्षिण भारत की अधिकांश सेनाएं राजभक्त थीं, वहाँ की जनता भी बहुत कोई सहयोग नहीं दिया। खासकर चर्चा करें तो किसानों, मजदूर, दस्तकार तो उत्तर भारत में भी जमींदारों के साथ थे, लेकिन शिक्षक वर्ग जो था वो ये चाहता था कि उत्सुकता से देखता था कि इसमें क्या हो रहा है। वो तटस्थ भूमिका में था, किसी प्रकार वो युद्ध में, स्वतंत्रता संग्राम में, विद्रोह में सहयोग नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि 1% भारतीय राजा इस युद्ध में भाग लिए, इस विद्रोह में भाग लिए। सभी का मानना था अंग्रेजी ठीक है। यही कारण था कि अंग्रेजों को युद्ध जीतने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। कैनिंग भी कहता था कि अगर ये क्या कहते हैं, सिंधिया भी अगर राजभक्त ना होता तो हम बोरिया बिस्तर बांध लेते, है ना। अब चर्चा होती है कि ये लोग विद्रोही तो थे, लेकिन विद्रोह किस लिए कर रहे थे? सिर्फ स्वार्थ बस कर रहे थे, अपने स्वयं के लिए कर रहे थे, अपने क्षेत्र के लिए कर रहे थे, अपने जमींदारी के लिए कर रहे थे। चाहे बहादुर शाह जफर हो, चाहे बेगम हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे कुंवर सिंह हो। ये किसी राष्ट्रीय सोच के तहत ये लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। राष्ट्रीय सोच तो बन रही थी, लेकिन खुद का ही इनके अपना स्वार्थ ज़्यादा था। इसमें योग्यता जहाँ तक बात है, बहुत वीरता पूर्वक इन्होंने विद्रोह किया था। मौलवी अहमदुल्ला तो बहुत आगे थे, इनको 50,000 का इनाम भी था। झांसी की रानी जिनको हीरोज ने हराया था, वो कहा था कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द यही है, इससे बड़ा मर्द, इससे बड़ा कोई ताकतवर व्यक्ति है नहीं। लेकिन जॉन लॉरेंस ने लिखा है, सेनापति था, कि विद्रोहियों में एक भी अगर योग्य नेता होता तो हम युद्ध सदा के लिए हार जाते। इसका मतलब है, साफ है कि ये सभी लोग मौकापरस्त थे, स्वयं के लिए ही लड़ रहे थे। अब अंग्रेजों को सफलता क्यों मिली? इसका प्रमुखतम कारण ये था कि उसके पास एक से एक महान सेनानायक थे, पहला बात। दूसरी बात, इनके पास एक निश्चित लक्ष्य था। भारतीयों के पास कोई लक्ष्य नहीं था। भारतीयों को हारने का सबसे प्रबल कारण यह था कि इनके पास सुनिश्चित योजना की कमी थी, योग्य नेतृत्व का अभाव था। एक लाइन में, अब इनके पास सुनिश्चित योजना थी कि भारत को हमको किसी प्रकार से जीतना है,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे पामस्टर्न, उन्होंने कहा था कि मुगल साम्राज्य की जितने भी, मुगल संस्कृति की जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ विनष्ट कर दो, सब कुछ समाप्त कर दो, हमको सिर्फ भारत को जीतना है। उसका लक्ष्य लेकर निकलसन हडसन जैसे लोग दिल्ली में बैठे हुए थे। कैंपबेल लखनऊ में, कैंपबेल हैदराबाद, दोनों मिलकर कानपुर में, फिरोज झांसी में, डब्ल्यू टेलर जगदीशपुर में, जनरल रेनॉल्ड फैजाबाद में। ये अपने ज़माने के बहुत अच्छे सेनापति थे, साबित हुए क्योंकि उनके पास संसाधन भी था। भारतीयों के पराजय के कई कारण थे। पहला तो कारण ये था कि सुनिश्चित भविष्य का योजना कुछ थी नहीं, साथ ही योग्य नेतृत्व का अभाव था, पूर्णतः अभाव था। दूसरा कारण यह था कि इनके पास, भारतीयों के पास कम्युनिकेशन, संचार का कोई माध्यम नहीं था। 1853 में रेलवे बिछ गई थी। उसी समय डाक तार सेवा की शुरुआत हो चुकी थी टेक्नोलॉजी के समय। अब जरूरत इतनी भर गई थी कि अंग्रेज अपना पूरा दम लगा दें, और अंग्रेज पूरा दम लगा दिए। वहाँ लंदन से इनको निर्देश मिला कि किसी प्रकार से भारतीयों को हराना है, और इन सभी वहाँ के उस समय जो तत्कालीन वायसराय कैनिंग थे, उन्होंने अपना मुख्यालय इलाहाबाद में बना लिया, और एक प्रकार से केंद्र बिंदु पर बैठ के इस विद्रोह को धीरे 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 करते हुए ये लोग विजय प्राप्त किए। सबसे पहले दिल्ली फतह की बात चली, दिल्ली को किस प्रकार से जीता जाए। इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी, और वो एक पैमाना बना दिया कि दिल्ली को अगर हम जीत गए तो इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अगला कदम कोई एक्स्ट्रा बैठा दे। ये काम किया गया निकलसन और हडसन द्वारा। निकलसन तो बेचारे मर गए, हत हो गए, लेकिन हडसन ने बहुत बड़ा काम ये किया कि बहादुर शाह जफर को मई के मुकदमे से गिरफ्तार किया। इसके बाद इनके वंशजों को, उनके 2 राजकुमार, जिनका नाम था मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा खिजर सुल्तान, मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा खिजर सुल्तान, इनको गोली मार दी गई हडसन के द्वारा। ये दोनों मौत के घाट उतार दिए गए। यही नहीं, बहादुर शाह जफर के एक पोते मिर्ज़ा अबू बकर को भी गोली मार दी गई, वो भी शहीद हो गए, वो भी मर गए। अंग्रेजों ने स्पष्ट दिखा दिया कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। अब आता है बेगम हजरत महल और नाना साहब की। ये दोनों रिश्ते में भाई बहन, मुगली भाई बहन थे। इन दोनों ने भी वीरतापूर्वक विद्रोह का सामना किया, विद्रोह किया, लेकिन दोनों अंततः नेपाल भाग गए, और अंत तक पता नहीं चलने दिए कि कहाँ पे है। बरेली में भी खान बहादुर खान की पराजय हुई। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, जगदीशपुर में कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1758 में ली ग्रैंड को हराया। इसलिए हम लोग वीर कुंवर जयंती भी मनाते हैं उसी 23 अप्रैल को। और वीरतापूर्वक लड़े, अंततः गोली लगने के कारण वो अज्ञातवास हो गया, कहाँ चले गए पता नहीं चला। झांसी में लक्ष्मीबाई, इन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर सहयोग से लड़ाई लड़ी, और हीरोज ने इनको ग्वालियर के मैदान में हरा दिया। एक जो सबसे अंतिम आता है, सबसे अंतिम घटना कौन सी थी, तो अंतिम घटना थी नाना साहब के एक प्रभाव की। जहाँ तक बात की जाएगी तो इसका व्यापक प्रभाव था, भारत के दृष्टिकोण से भी और इंग्लैंड के दृष्टिकोण से भी। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार लगाया। उसमें महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया। उसमें कई चीज़ें स्पष्ट लिखी गई थी। कैनिंग ने बताया कि
राजवाड़े। राजवाड़े राजवाड़ों के विषय में स्पष्ट कहा गया कि अब किसी भी कीमत पर किसी भी राजा का राज्य हम लोग हड़प नहीं। दूसरी बात, गोद लेने का जो उनका पुराना सिद्धांत था उसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने स्पष्ट तौर पे देखा था कि 1% राजा विद्रोह किए और इतना बड़ा खमियाजा इंग्लैंड को, ब्रिटेन को भुगतना पड़ा। अगर अधिकांश राजा अगर इस विद्रोह में शामिल हो जाते तो इंग्लैंड का साम्राज्य डूब जाता है। जैसा कैनिंग ने कहा था कि सिंधिया भी अगर राजभक्त होता तो हम अपना गुरिया बिस्तर कब के बांध लिए होते। अब इसके साथ ही ये कहा गया कि हम किसी भी कीमत पर इनका विलय अपने अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अब एक नई नीति सेना की तरफ से भी आई। सेना में पिल कमीशन का गठन किया गया, जिसके तहत बंगाल में जो सेना का अनुपात पहले 7:1 था, 7:1, ये कट के चला गया 1:2 में, 7:1 करके 1:2 कर दिया गया। अब इसके साथ साथ एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जिसके तहत कहा गया कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय मुख्य रूप से सैनिक थे और इन्होंने विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। अतः अब सरकार की नीति यह होनी चाहिए कि इसमें गोरखा सिख, पंजाबी को, गोरखा सिख आदि को, इसमें नेपालियों को रखा जाए सेना में ब्राह्मणों क्षत्रियों की हिस्सेदारी कम कर दी गई, उनके स्थान पर उनको रखा गया। जहाँ तक रेशियो का सवाल है, ये बंगाल तक सीमित था। मद्रास और मुंबई में सेना का अनुपात 1:3 कर दिया गया। सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से उन्होंने यह अनुभव किया कि भारतीयों के आंतरिक मामलों में जो हम लोग हस्तक्षेप किए थे, इसका भी एक परिणाम ये आंदोलन था। तो स्पष्ट उसमें भी कहा गया कि अब इस प्रकार की सती प्रथा, विलियम बेंटिक की सती प्रथा जो 1829 में आई थी, या विधवा विवाह जो कैनिंग के समय आई थी, एक्स लोकी कानून का 11वां अध्याय जो कि कैनिंग के समय था, इस तरीके के कानून से बचा जाए, भारतीयों के आंतरिक मामलों से किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। इसके साथ ही ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत में कंपनी की जो शासन व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त की जाती है। उसके स्थान पर भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश संसद के प्रति सीधे उत्तरदायित्व था। और पिट इंडिया एक्ट के तहत जो द्वैत शासन चालू कर दी गई थी उसको वो समाप्त किया गया। इसके साथ ही कंपनी की भूमिका भारत भूमि से समाप्त हो गई और भारत का जो वायसराय कहलाते थे, गवर्नर जनरल जो कहलाते थे, अब भारत के वायसराय बन गए। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के और प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त हुए। इसके साथ साथ जो सेना में भी कुछ बदलाव किया गया। जॉर्ज एनसन जो विद्रोह के समय सेनापति थे, उनके जगह पर कैंपबेल जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे विद्रोह दबाने में, उनको सेनाध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार इस अध्याय में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने समाहित किया था। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ था और जानकारियाँ थी। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले चैनल पर फिर आपको अगली जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।